एक पोजीशन है ब्लड रिवॉल्यूशन, ये है 1644, और ये है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ये है 1688। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं सही ना, 1644। ठीक, यहां प्रॉब्लम क्या है और यहां प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यहां पर प्रॉब्लम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। हाँ, यहां पर है कि नो प्रोटेक्शन नेचुरल लाइफ। ठीक, अब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस स्टेट फॉर्मेशन है, उस स्टेट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? उस स्टेट का ऑब्जेक्ट है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, यानी मीन्स ये कंसेप्ट हॉब्स का है। ठीक, ये कंसेप्ट लॉक का है। ठीक, अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस स्टेट फॉर्मेशन अपने से समझने का प्रयास कीजिएगा, आप सब कुछ यहीं पर रहेगा, फिर हम दे देंगे टाइम, आप लोग लिख लेना। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है वह मैन एंड मैन के बीच है। ठीक, मैन और मैन के बीच है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है मैन एंड मैन इक्वल टू सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट स्टेट। क्लियर? क्लियर हो गया ये वाला? ये इसमें जैसे लॉक के थॉट में कंफ्लिक्ट है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं कि लॉक में सिंगल कॉन्टेक्ट है, कुछ कहते हैं कि डबल कॉन्टेक्ट है। ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर सेबाई हैज बीन डिफाइंड द टू कॉन्टेक्ट ऑफ political theory in Locke. First, man and man is equal to civil society, and means कि पहले व्यक्ति आपस में समझौता किया और आपस में समझौता करके कहता है कि आओ हम राजनीतिक समाज में रहना चाहते हैं। ठीक, पॉलिटिकल सोसाइटी सिविल सोसाइटी में रहना चाहते हैं। उस फिर सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के बीच में स्टेट आ गया। क्लियर? सिविल सोसाइटी का मतलब पॉलिटिकल सोसाइटी। अब एक कंसेप्ट सिर्फ तुमसे बात करो, तुमसे और तुमसे, क्योंकि भाई तुम लोगों को बताया। ठीक है, लॉस्की ने राइट के बेस पर
राइट के बेस पे डिफाइन द स्टेट नेचर। कैसे किया बताया है कि नहीं? इतना ही बता दो तो हम समझ जाएंगे कि ये बताया है कि नहीं। लॉस्की ने राइट के बेस पर स्टेट के नेचर को डिफाइन किया है। पॉलिटी की कॉपी लाए हो? हाँ, यहां पर जो लिखवाते थे है, फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक है। जो स्टेट अपने नागरिकों को जितना अधिक से अधिक अधिकार देगा वह राज्य उतना ही डेमोक्रेटिक होगा। जो राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों पर जितना अधिक से अधिक रिस्ट्रिक्शन लगाएगा वह स्टेट उतना ही डिक्टेटर होगा। जैसे एक कंसेप्ट मैंने कहा था, याद करना, कि एक फादर है जो हर बात पर अपने बच्चों को डांट देता है, तो बच्चे अपने फादर के बारे में क्या बोलते हैं? माय फादर इज हिटलर। पता है कि नहीं? जैसे मान लो कुछ, अभी तो एक चीज ये भी है कि फादर से कोई बोलने की हिम्मत नहीं करे। आप हिम्मत भी करके अगर बोला और उसके बाद भी कहा ए चुप रहो, तो तुम अपने फादर के बारे में क्या कहोगे? लेकिन एक फादर ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को लेकर परिवार के सभी सदस्यों से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। तो आपको राइट दे रहे हैं कि नहीं? लिबर्टी दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं कि नहीं? तो वह चीज क्या हो गई? डेमोक्रेटिक होगी कि नहीं? ठीक। हाँ, राइट के बारे में सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? ये सबसे, यानी नेचुरल राइट की थियरी सबसे पुरानी थियरी है स्टेट राइट को लेकर, और उस नेचुरल राइट की बात लॉक करता है। नेचुरल राइट की बात कौन करता है? लॉक करता है। तो लॉक के हिसाब से ये, अब यहां पर है कॉन्टेक्ट। इसका मतलब बताओ तो। ये पूरा कंसेप्ट है, गवर्नमेंट और स्टेट नो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर है गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स में स्टेट या राजा कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मैन टू मैन है। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच है? व्यक्ति और मैन टू मैन। लॉक में कॉन्ट्रैक्ट सिविल सोसाइटी यानी मैन और गवर्नमेंट के बीच भी है। ठीक, यह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी पोजीशन क्या हो गई? नहीं समझ में आ रहा? नहीं, मैं देखो, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो गवर्नमेंट का नेचर डिक्टेटर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास नहीं होगी। पृथ्वी थी पहले से, फिर पृथ्वी पर खोज क्यों हो रही है कि पृथ्वी आई कैसे? लाइफ पहले से था, लाइफ की खोज क्यों की जा रही है? सोलर सिस्टम है, क्यों खोज की जा रही है? चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर जाने के बारे में, मून पर जाने के बारे में क्या जरूरत है तो है यार। जिस स्टेट का फॉर्मेशन किया, तुमने किया स्टेट का फॉर्मेशन, अब इससे बड़ा उल्लू नहीं होगा।
ये आज से लगभग 5,000 6,000 वर्ष पहले बनाए। तो उस समय के व्यक्तियों की सोच क्या है, वही तो थॉट चलता है, वही तो थिंकिंग की जाती है कि उनकी सोच क्या होगी, किस लिए स्टेट बनाया होगा। अब फिर उसके बाद कहते हैं कि इंग्लैंड में राज्य था तो जरूरत क्या थी। सर किस राज्य की बात हो रही है? तो एक थॉट बनाया जा रहा है, ना हम भी देखे हैं ना कोई देखा है। लेकिन हॉब्स और लॉक जो थॉट देते हैं, जो विचार देते हैं, उस विचार के बाद ये प्रेडिक्शन किया जाता है कि स्टेट के फॉर्मेशन का एस्टेब्लिशमेंट यह ऑब्जेक्ट रहा होगा। उनकी किताब में जो थॉट दिए गए हैं उसके बेस पर उस समय की सोसाइटी ऐसी रही होगी और इस कंडीशन में स्टेट बनाया गया होगा। एक व्यक्ति कॉन्टेक्ट, ये इससे कहता है, ये इससे कहता है, ये कहता है कि मैन एंड ग्रुप ऑफ मैन, यानी मैं एक व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है कि हम अपने सभी अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को तभी दूंगा जब तुम भी अपने सभी अधिकार दे दोगे। तो इसके पास 100 रुपया है और इसके पास भी 100 रुपया है, ठीक? तो कहता है कि हम 100 रुपया तभी देंगे जब तुम भी 100 रुपया दे दोगे। तो यहां पर रहने वाला व्यक्ति कैसा है? 100 रुपया इसके पास है, 100 रुपया इसके, तो ऑल पर्सन आर इक्वल नहीं समझ में आ रहा है दिमाग में? तो अनइक्वलिटी है ही नहीं सोसाइटी में, सब लोग इक्वल है राइट के मामले में, तो ये नहीं समझ में आ रहा है। हॉब्स से जब क्वेश्चन किया गया कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री को एनालाइज किया जाए तो मनुष्य कभी ऐसा था ही नहीं जैसा कि ब्लड रिवॉल्यूशन 1644 का बताया जाता है। तो हॉब्स जानते हो क्या जवाब देता है? कहता है कि मनुष्य कभी ऐसा था या नहीं था, ये क्वेश्चन की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि 1644 यानी ब्लड रिवॉल्यूशन के समय जो समाज की स्थिति है, उस समाज की स्थिति उस जगह पर अवश्य पाई जाएगी जहां पर ऑब्सेंस ऑफ अथॉरिटी होगी। तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपने लाइफ को प्रोटेक्शन को लेकर। तो जब तुम्हारा सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो तुम आपस में मिलके कहोगे यार सब कुछ तो जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं और जिस राज्य की स्थापना करते हैं उसे हम अपनी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अब यही चीज अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट दूसरा समझना, यह है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक, एंड ड्यूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन, यही होता है ना। लेकिन पावर डिवीजन अगर प्रोसेस को ले ले तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स के हो जाएंगे, एक फेडरेशन एंड सेकंड यूनियन। सेकंड यूनियन। अब ये है इंडिपेंडेंट स्मॉल स्टेट, ठीक, छोटे स्वतंत्र राज्य। क्लियर? अगर ये छोटे स्वतंत्र राज्य हैं तो इनके सामने प्रॉब्लम क्या होगी रितु? अब कहो कि जाके पूछेंगे उन लोग से कि प्रॉब्लम क्या होगी। इन छोटे राज्यों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि कोई भी बड़ा राज्य कभी भी इन राज्यों पर क्या कर सकता है? ऑक्युपाइड कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, ठीक। ये सब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक सेंटर का फॉर्मेशन करते हैं। सेंटर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और सेंटर को कहते हैं कि तुम हमारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। सेंटर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो स्टेट कहते हैं कि हम कुछ पावर डेलीगेट करेंगे। तब यहां पर कहता है कि यहां पर पावर डिवीजन फ्रॉम स्टेट टू सेंटर, स्टेट टू सेंटर, ठीक है। पावर डिवीजन फ्रॉम स्टेट टू सेंटर। हाँ रितु, यहां पर पावरफुल कौन होगा? सेंटर की स्टेट। स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट है साहब, छोटे। यार सुन लो, ये वही कंडीशन है जब एक बुढ़े के 5 लड़के थे, पांचों आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने बुलाया और कहा कि अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई कब्जा कर लेगा। ये छोटे छोटे 5 राज्य हैं उस समय, ये 75 की बात है अमेरिका में। अमेरिका 13 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अगर इसी तरह आपस में लड़ेगा तो कोई भी उसके ऊपर कब्जा कर सकता था। इसलिए उन्होंने आपस में मिले, समझौता किया और समझौते के माध्यम से एक सेंटर बनाया। सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप मेरी सिक्योरिटी का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बदले में कुछ पावर स्टेट सेंटर को देंगे, ठीक। तो अमेरिका में सेंटर कमजोर हो जाता है, स्टेट। क्लियर? क्योंकि सेंटर के पास उतना ही पावर होगा जितना कि स्टेट देंगे। क्लियर? अब दूसरा पहलू कि इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्ट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इसलिए अमेरिका के किसी भी प्लेस पर कोई भी अटैक होगा तो वह उस स्टेट पर अटैक नहीं होता है, बल्कि पूरे यूएस पर अटैक माना जाएगा और उसका रिएक्शन सेंटर गवर्नमेंट करेगी। समझ में आई बात? अब अगर ये पोजीशन है तो हाउस में देख लो, समझौता किसके किसके बीच है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच। उस समझौते में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है? नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से या जो नॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उससे बधेगी? नहीं बधेगी, ठीक। और जब नहीं बधेगी तो स्टेट क्या हो जाएगा? डिक्टेटर हो जाएगा, ठीक। और लोगों के बीच प्रोटेक्शन आ जाएगा। ये बेसिकली है। अगर स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में बधा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करा, जैसे इस समय स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करता है, आज कर रहा है। जैसे इलेक्शन है, अभी जनरल इलेक्शन हुआ, A, B, C, D, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां। और इलेक्शन के दौरान सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? क्या करती है? इलेक्शन मैनिफेस्टो करती है, पब्लिश करती है ना। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है जी? चुनावी घोषणा पत्र, कॉन्ट्रैक्ट है।
जनता के सामने रखती है कि हम सरकार में अगर आएंगे तो ये काम करेंगे, और अगर जनता आपकी पार्टी को वोट दिया और आप सरकार में, तो जनता आप उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के माध्यम से आपसे कांटेक्ट किया कि नहीं? तो आपको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? तो आपके पावर अनलिमिटेड हो गए या लिमिटेड हो गए? लिमिटेड हो गए, क्योंकि आपको हमेशा किसे लेकर वर्क करना होगा? नहीं, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर। ठीक, अब यहां पर जब लॉक इसमें हॉप्स में तो कांटेक्ट में पार्टिसिपेट है नहीं, इसलिए क्यों? अब सपोज दैट, एक मिनट, अगर स्टेट डिक्टेटर हो जाएगा तो प्रोटेक्शन कैसे होगा? हाँ, एक सवाल खड़ा होता है। अब ये जो क्वेश्चन तुम पूछी हो, ये वास्तव में बहुत डेप्थ है, ऑप्शनल का क्वेश्चन, समझ रहे हो? लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो बताना हमारी मजबूरी है। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा था या एक क्वेश्चन डिसाइड किया जा रहा था, और वह क्वेश्चन है कि यदि स्टेट या राजा से के ऑर्डर से अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, तो क्या इस कंडीशन में भी पर्सन या मैन स्टेट के ऑर्डर को फॉलो करेगा? यह क्वेश्चन हॉब्स के सामने खड़ा होता है, क्योंकि हॉब्स के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर व्यक्ति के लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। हर व्यक्ति के लाइफ को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक, तो जब हर व्यक्ति के लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में हमेशा एक ये स्थिति बनी है या ये स्थिति बनाई जा रही है कि लाइफ को मेंटेन कर लिया जाए। क्लियर? अब यहीं पर इंपॉर्टेंट पहलू है, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हॉब्स में तो स्टेट का फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, और स्टेट ही आपके डेट को, तो हम जिस पर्पज को लेकर स्टेट का फॉर्मेशन किए थे, वह स्टेट आया कहां पे? नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में हॉब्स पर्सन को या व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट में राइट टू रिवोल्यूशन का राइट दे देता है। ठीक, क्रांति का अधिकार देता है कि इस कंडीशन में हम स्टेट के ऑर्डर को, स्टेट के विरुद्ध हम रिवोल्यूशन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। यानी जिस पर्पज या जिस ऑब्जेक्ट को लेकर हमने स्टेट का फॉर्मेशन किया, वह अगर पर्पज या वह ऑब्जेक्ट अगर पूरा नहीं होता है, तो हम स्टेट के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? रिवोल्यूशन कर सकते हैं। एक कंडीशन तो ये थी, तो यहां पर इस कंडीशन को पूरा कर लिया जाएगा। लॉक में है कि लॉक की कंडीशन ये है कि लॉक कहता है कि व्यक्ति के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वह है प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट। ठीक है।
अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या रीजन था कि नेचुरल लाइट के प्रोटेक्शन को लेकर, तो कहता है कि दो कंडीशन है, दो कंडीशन है नेचुरल स्टेट में जिससे कि लोग बाहर निकले। पहला है कि नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल लाइट, एंड मींस अब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी नेचुरल स्टेट में अब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव थी, यानी लेजिस्लेटिव नहीं था, जिसके कारण नेचुरल लाइट को डिफाइन करने वाली कोई संस्था नहीं थी। हर व्यक्ति अपने मन से, अपने रीजन से, अपने विवेक से नेचुरल लाइट को क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है। एक प्रॉब्लम ये थी, ठीक। और दूसरा अब्सेंस ऑफ जुडिशरी, और अब्सेंस ऑफ जुडिशरी के न होने के कारण देयर इज नो इक्वल कंपोजिशन ऑफ द क्राइम एंड पनिशमेंट, यानी मींस अपराध और दंड के बीच इक्वल कंपोजिशन नहीं था, यानी मींस कि एक ही क्राइम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कोई अधिक पनिशमेंट पा जा रहा है तो कोई कम पनिशमेंट पा रहा है, ये भी तो होगा। इसलिए इन दो कमियों को दूर करने के लिए लोगों ने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके स्टेट का फॉर्मेशन किया। क्लियर? और यहां पर स्टेट के फॉर्मेशन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल लाइट, और ऐसी स्थिति में यहां पर स्टेट डिक्टेटर नहीं हुआ, बल्कि स्टेट क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, स्टेट ट्रस्ट बन गया। कोई दोनों फेल नहीं है, दोनों अपने जगह पर सही है महक। आज के समय में 1644 का ब्लड रिवॉल्यूशन होता है, उस पोजीशन को वो प्रूफ करना चाहता है कि क्यों हो रहा है। लॉक के समय इंग्लैंड में 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है, तो उसको वो प्रूव करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझो कि नहीं? तो ये सब स्थितियां हैं, और इन्हीं सब स्थितियों को लेकर या इन्हीं सब स्थितियों के आधार पर वो एनालाइज करता है। ठीक? इसलिए जो चीज घट रही है उसी को सर्च किया जाए, और यही चीज रॉल्स कॉन्टेक्ट बेस्ड, दैट इज द सर्च ऑफ द जस्टिस रूल, यानी मींस कि जस्टिस के रूल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल आया, तुम बताओ कैसे आया होगा, फर्स्ट टाइम कैसे आया। हमको एक सीधी सी बात इतना ही बता दो कि जस्टिस का कंसेप्ट दो है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्स्ट रूल है, ठीक, और ये क्या है, यूनिवर्सल रूल ऑफ जस्टिस है। क्या कहते हैं, बोलना एक बार फिर से तो नहीं बोलना, नहीं सही। मैं कह रहा हूं एक छोटा सा बालक 3 साल का, उसके पास भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उस आदमी को क्यों नहीं देता है जिसको देने के बाद उसे नहीं मिल रहा है, और उस आदमी को दे देता है जिसको देने के बाद उसे मिल जाता है। तो ऐसा नॉलेज कहां से आया? अभी तो कोई कॉलेज में गया नहीं, आप तो देखे होंगे ना। तुम खुद बताओ कि तुम 3 साल के बालक, 2 साल के बालक को पैसा दे दो, वह उस व्यक्ति को दे देगा जिससे जानेगा कि इससे कुछ मिल जाएगा, ठीक, और उस व्यक्ति को नहीं देगा, जानेगा कि नहीं मिलेगा। मांग के देख लो, मैं एक्सपेरिमेंट, तब किसी को नहीं देगा। इसी तरह से इस थॉट को पढ़ो और अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करो, तो जब पता चलेगा कि ये थिंकिंग ठीक वही है जैसा वो सोची जा रही है। वहां पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मेरा अधिकार।
और मेरा अधिकार का मतलब कि हम जैसे चाहे इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे चाहे वैसे यूज करने का मतलब ओनरशिप ही तो है, कलेक्टिव ओनरशिप था, ठीक। लेकिन कलेक्टिव ओनरशिप में तुम्ही लोग से मैं एकदम प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं, तुम चारों को बहुत फास्ट फ्रेंड हो, एक, हाँ बहुत फास्ट, एकदम क्लोज, ठीक है। अब हो या नहीं ये समझौते के बाद पता चलेगा, ठीक है। किसी पार्टी में गए, इनवाइट किया गया, नहीं, अरे तो ये चीज, अब वह चीज नहीं है, वो चीज नहीं है जो तुम लोग समझ नहीं। पार्टी में गए, लंच आया, आप लोगों ने इतना क्लोज है कि अलग खाने की इच्छा ही नहीं, एक ही प्लेट में सब ले लिया। आपके दिमाग में ये सवाल मैं खड़ा करता हूं कि इसके बाद आपके प्लेट में कुछ दूसरा नहीं मिलेगा, तो क्या उतने कोऑपरेशन के साथ आप खाएंगे? जब यह ज्ञान हो कि आपको मिल जाएगा, तब आप इकट्ठा कर ले, मेरा है, ये तुम्हारा, ये ओनरशिप नहीं है तो क्या है, हाँ डिस्प्यूट ज्यादा होगा, मिल जाएगा तो करे, ले लो इसको भी खा लो, अभी ला रहा हूं। तो यार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे तो यह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिबर्टी को लेकर किया, क्या रिजल्ट निकला सोसाइटी में? अनइक्वलिटी बढ़ती गई, तभी तो अनइक्वलिटी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, आधा आधा हम करेंगे, क्या आधा को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी तुम्हारे में है? नहीं, पहले इतना समझ लीजिए, क्या आधा लेने का राइट है आपके पास, लेकिन क्या आधा को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है? स्टार्टिंग लाइन में भी मैंने बोला था कि लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम वह चीज नहीं कर पा रहा था जो वास्तव में इसकी जरूरत थी, जिससे कि सोसाइटी में अनइक्वलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लिबर्टी ही तो था, सबको बराबर दिया जा रहा। तो हमको ये बताइए कि आपको हम सबको बराबर दे दें, ठीक, सबको हम बराबर दे दें, क्या बराबर लेने के बाद उसे आपके पास डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है? कैपेबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए, समझ होनी। ये क्या नेचर सबको इक्वल कैपेबिलिटी देता है? तो एक ही पोजीशन दी जा रही है। अब आपके पास कैपेबिलिटी, इक्वल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है जिससे कि उसका यूज कर सके। तो जिनके पास कैपेसिटी होगी वह कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करके अपना मैक्सिमम यूज करेगा, ठीक। और यहीं पर जिसके पास कैपेसिटी नहीं होगी वह मिनिमम यूज करे। तो सोसाइटी में जो इक्वलिटी थी वह इक्वलिटी किस में कन्वर्ट हो गई? अनइक्वलिटी में। लिबर्टी देते समय स्टेट लोगों को क्या सोच रहा है? ऑल पीपल आर द इक्वल। अरे भाई हम यहां पर सबको 1,000 रुपए दे दिए तो मैं सबको क्या समझ रहा हूं? इक्वल। लेकिन इस 1,000 के यूज करने की कैपेसिटी या क्षमता सब में एक जैसी है, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? अनइक्वलिटी, ठीक। तो फर्स्ट टाइम जो जस्टिस का रूल आया वो क्या था?